welcome back to my YouTube channel, and today we are going to completely cover the topic of Buddhism. This is the story of rise and contribution of Buddhism to this world. So let's get started. I want to apologize in advance if you hear some noise. It's because of some construction work going on. So let's be focused on our lesson. So Buddhism का origin हुआ 2600 साल पहले, okay, and it started in India. बुद्धिज़्म रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग ये कहते हैं कि इस रिलीजन में देयर इज़ अ पोटेंशियल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ पर्सनस लाइफ. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजन्स ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज. The religion is based upon the teachings of the founder of this religion that we very well know, Lord Buddha, जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, जिनका जन्म 563 BC में हुआ था. He was born into a royal family of Shakya clan who ruled from Kapilvastu in Lumbini, which is situated near Indo-Nepal border. Currently this place is now in Nepal. So Lord Buddha ने अपना घर 29 साल की उम्र में छोड़ दिया था एंड वो साधु की तरह रहने लगे और उन्होंने कठोर तपस्या की और खुद को एक्सट्रीमली सेल्फ डिसिप्लिन बनाया. आफ्टर 49 days ऑफ कॉन्जिक्यूटिव मेडिटेशन गौतम जी को बोधि की प्राप्ति हुई, दैट इज़ एनलाइटनमेंट. और वो उन्हें कहाँ मिला? एक पीपल के पेड़ के नीचे जो बोध गया में था, विच इज़ अ प्लेस इन बिहार. बुद्ध गेव हिज फर्स्ट sermon इन द विलेज ऑफ सारनाथ नियर द सिटी ऑफ बनारस इन यूपी. इस इवेंट को धर्म चक्र प्रवर्तना भी कहा जाता है, दैट इज टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ. ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, सो इसे याद रखना है. ही डाइड एट द एज ऑफ 80 in 483 BCE at a place called कुशीनगर, which is a town in Uttar Pradesh. This event is also known as महापरिनिर्वाण. Now since we have already learned about the beliefs, अगर आपने पहला वीडियो देखा है राइज ऑफ जैनिज्म बुद्धिज्म का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आपको ऑलरेडी इन बिलीव्स के बारे में पता होगा, बट विल क्विकली गो थ्रू देम. उन्होंने मध्य मार्ग सजेस्ट किया, यानी मिडिल पथ. सो बुद्ध जी कहते हैं कि हमेशा एक बैलेंस्ड लाइफ जीना चाहिए, ठीक है. ही फर्दर स्ट्रेसेस अपॉन द इंडिविजुअलिस्टिक कॉम्पोनेंट, यानी हर एक इंसान अपनी खुशी या अपने सौरों के लिए, अपने दुख के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है, ठीक है. द मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म इज इट्स 8-fold path or ashtangika, which we'll see now. But before that, let's understand 4 noble truths. सबसे पहला सत्य, दुख, which is essence of the world. दुनिया में आए हैं तो दुख तो झेलना पड़ेगा. Number 2, हर सफरिंग का एक रीज़न होता है, हर दुख का एक कारण है, समुद्य. Suffering could be extinguished. निरोध, हर दुख का निरोध मिलेगा. It can be achieved by following the 8-fold path. So इन 8 चीज़ों को फॉलो करने से आप हर दुख का निवारण, निरोध पा सकते हैं. First is right intention. Second, right speech, right action, right livelihood, right mindfulness, right effort and right concentration. दुख and its extinction are central to Buddha's doctrine. Suffering is not limited to the actual pain, but also to the potential to experience these things. सिर्फ हमें पता है कि आगे चलकर अगर हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो बहुत दुख होगा. बस वो सोच कर ही हमें कितना ज़्यादा दुख होता है, इस पे भी फोकस करते हैं बुद्ध के डॉक्ट्रिन्स. Now what is the essence of Buddhism? The essence of Buddhism is to attain enlightenment. It points to a way of life that avoids self-indulgence and self-denial. किसी चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा खुद को इन्वेस्ट करना, फॉर इंस्टेंस ज़रूरत से ज़्यादा पैसों के पीछे भागना, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा लग्जरियस चीज़ों की आदत लगना और खुद को डिनाई करना, अपने मेंटल पीस को डिनाई करते रहना, ये चीज़ें अवॉइड करने कहता है बुद्धिज़्म. There is no supreme god or deity in Buddhism. Therefore, the ultimate goal of Buddha's teaching was the attainment of nirvana or nirbana, दोनों तरीके से स्पेल किया जाता है, which was not a place but an experience and could be attained
इन दिस लाइफ, तो हम निर्वाणा को अटेन कर सकते हैं अगर हम 8 फोल्ड पथ जो अष्टांगिका है उसे फॉलो करेंगे। बुद्ध जी ने कुछ नियम बनाए थे फॉर बोथ मेन एंड विमेन मॉन्क्स हु वर अडॉप्टिंग बुद्धिज्म। वो ये 5 चीज़ें बिल्कुल नहीं कर सकते थे। पहला वायलेंस, सेकंड स्टीलिंग, थर्ड सेक्सुअल मिसकंडक्ट, फोर्थ लाइंग और गॉसिप, एंड फिफ्थ taking intoxicating substances, for example drugs or alcohol. So Buddha ji का जो teaching style था was oral form. He taught for 45 years, adapting the teaching to suit the group that he was addressing. The Sangh memorized his teachings, and there were group recitations at festivals and special occasions. So जो चीज़ें वो सीखते थे, सुनते थे बुद्ध जी से, वो उसे बार बार फेस्टिवल्स पे या स्पेशल ओकेजन्स पे रिसाइट भी करते थे, एंड फॉर दैट उन्हें वो सारी चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ती थी। द टीचिंग्स वर रिहर्स्ड एंड ऑथेंटिकेटेड एट द फर्स्ट काउंसिल एंड वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पीतकास इन 483 BC। और बुद्ध जी की टीचिंग्स को लिखा गया 25 BCE में इन पाली लैंग्वेज। The first Pitaka is Vinay Pitaka, which consists the rules of conduct and discipline applicable to the lives of monks and nuns. The second Pitaka is Sutta Pitaka, which consists of the main teachings of Dhamma or Dharma of Buddha. It is divided into 5 collections, ya Nikayas: Dingha, Majhima, Samyukta, Anguttara, and Khuddaka Nikaya. And the third one is Abhidhamma Pitaka, a very important philosophical analysis of the teachings of Buddha and scholarly activities of various monks. और भी जो monks थे जिन्होंने काम किया था, philosophical analysis किया था, जो बुद्ध जी ने सिखाया था उन चीज़ों का, वो सारी चीज़ें अभिधम्म पिटका में मिलेंगी आपको। And other important Buddhist texts include Divya Vandana, Deepavamsa, Mahavamsa, Milindpanha, etc. Now let's look at Buddhist council. बहुत important है, काफ़ी बार पूछा जाता है। इसका importance ये है कि इन बुद्धिस्ट काउंसिल्स में, इन मीटिंग्स में बहुत सारे बदलाव आए बुद्धिज़्म में। इन काउंसिल्स की वजह से सेक्टेरियन क्लैशेस हुए, जिसकी वजह से 2 मेजर स्कूल्स, थेरवडा एंड महायाना बुद्धिज़्म का जन्म हुआ। So the first Buddhist council was held in 483 BC at Satyapani caves at Rajgriha. राजगीर कहाँ है या राजगृह कहाँ है? बिहार में। Patronage, who was the king present, जिन्होंने इस काउंसिल को let's say sponsor किया, arrange किया? King Ajat Shatru. The president of the council was Mahakashyapa, and the purpose was preserving Buddha's teaching, and जिसका result है we have 3 Pitakas, जिसमें बुद्ध जी के teachings को divide करके note down किया गया, collect किया गया। The second Buddhist council was held in 386 BC at Vaishali under the patronage of King Kalashok. The president is Sabhagami. Outcome क्या है? बुद्धिज्म के 2 divisions हो गए, थेरवडा and Mahasamhika. The third council was held in 250 BC at Patliputra under the patronage of King Ashok. The outcome is third Pitaka was written. Abhidhamma Pitaka का जन्म हुआ after this council. The president of this council is Mogaliputta Tissa. Fourth council was held in 1st century AD at Srinagar under the patronage of King Kanishka, the Kushan king, presided by Vasumitra और एक deputy president भी थे named Ashwaghosh. The outcome was Buddhism was divided into 2 sects, namely Mahayana and Hinayan. Mahayana. It is one of the 2 major schools of Buddhism. महायान का मतलब है in Sanskrit, which literally means great vehicle, and they believed in idol worship of Buddha, और वो बुद्ध जी को भगवान मानते थे। So Mahayan school of Buddhism originated in northern India and Kashmir and spread east into Central Asia, East Asia, and some areas of Southeast Asia. Buddhist schools embedded in China, Korea, Tibet, and Japan belong to the Mahayana tradition. Second major school of Buddhism is Hinayan. Mahayan का मतलब है great vehicle, ठीक है? तो Hinayan का मतलब क्या है? Abundant vehicle या defective vehicle. It believes in the original teachings of Buddha or doctrine of elders.
It does not believe in idol worship. ठीक है? So to attain salvation, सिर्फ एक ही मार्ग है, meditation and self-discipline. Theravada is a Hinayan sect. So now let's understand Theravada. It is one of the most ancient branches of Buddhism existing today. It remains closest to the original teachings of Buddha, and we know why. Because it is a part of Hinayan sect. Theravada Buddhism developed in Sri Lanka and spread to the rest of Southeast Asia. It is dominant form of religion in Cambodia, Laos, Myanmar, Sri Lanka and Thailand. The next branch of Buddhism is Vajrayana. इसको तांत्रिक Buddhism भी कहा जाता है या Vehicle of Thunderbolt. It developed in India around 900 CE and it has very complex rituals. काफ़ी difficult rituals होते हैं in comparison to the rest of the Buddhist schools. And the final branch of Buddhism is Zen. It is a school of Mahayana Buddhism that originated in China during the Tang dynasty as the Chan school of Chinese Buddhism and later developed into various schools. It spread to Japan in 7th century. Meditation is the most distinctive feature of this Buddhist tradition. Let's understand spread of Buddhism. How did it really spread from one place to another, covering so many different countries? So Buddha had two kinds of disciples, monks, bhikshuks and lay worshippers यानी upasikas. The monks were organized into sangha for the purpose of spreading his teachings. So जो monks हैं, भिक्षुक हैं, उन्हें संघ में या ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर दिया जाता था और उनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था टू स्प्रेड बुद्धिज्म, टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म. द संघ वॉज गवर्न्ड ऑन डेमोक्रेटिक लाइन्स and they were given the power to enforce discipline among its members. So जो उस संघ का हिस्सा बनेगा उसे डिसिप्लिन का पूरी तरह से पालन करना होगा. Owing to the organized efforts made by the Sangha, Buddhism rapidly progressed in northern India even during Buddha's lifetime. बुद्ध जी के मृत्यु के बाद his followers traversed his path of meditation and roamed throughout the country. For 200 years, Buddhism remained overshadowed by Hindu counterparts until the advent of the great Mauryan king Ashok. So, बुद्ध जी के मौत के बाद बहुत सारे बदलाव आए. जो मॉन्क्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इनडिसिप्लिन हो गए थे, होने लगे थे इनफैक्ट, एंड दे यूज्ड टू वॉन्डर हियर एंड देयर अराउंड द कंट्री. बट सीरियसनेस दोबारा तब आया, बुद्धिज़्म पे फोकस दोबारा तब आया जब अशोक ने, जो द ग्रेट किंग अशोक हैं ऑफ मौर्यन डिनेस्टी, उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया और उसके बारे में बात करना शुरू किया. सवाल मन में आ रहा होगा कि अशोक जी ने बुद्धिज़्म को क्यों अपनाया. सो यू मस्ट हैव ऑल हर्ड, इफ़ नॉट आई विल लेट यू नो, कि एक बहुत ही दर्दनाक वॉर हुआ था, द कलिंग वॉर. अशोक जी कलिंग को जीतना चाहते थे और वो जीत भी गए. बट उस वॉर के बाद इतना ज़्यादा दुख, दर्द, हर तरफ लाशें, खून, उन्होंने इतना दुख देखा कि उनका दिल पहली बार आफ्टर अ वॉर दहल गया और उन्होंने कंप्लीटली वॉर, ब्लडशेड को गिव अप करने का डिसाइड किया और धर्म को अपनाने का निर्णय लिया. नाउ यू ऑल नो कि जो तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल था वो अशोक जी के पेट्रनेज में हेल्ड किया गया था, ठीक है. और उसके बाद बुद्धिस्ट मिशंस भेजे गए गांधार, कश्मीर, ग्रीस, श्रीलंका, बर्मा, इजिप्ट, थाईलैंड और बहुत सारे देशों में टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज़्म. इन मिशनरी के एफर्ट्स की वजह से बुद्धिज़्म को वेस्ट एशिया और सिलोन में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, लोगों ने इसे अडॉप्ट किया. Thus, a local religious sect was transformed into a world religion. Final part of the lesson, contribution of Buddhism to Indian culture. The most important contribution is that of the concept of ahimsa, जो अब हमारा एक बहुत ही cherished value है हमारे देश का. Its contribution to art and architecture of India is also notable. बहुत सारे स्तूप हैं, सांची में है, भरूच में है, गया में है, and they are wonderful pieces of architecture that we'll see in our upcoming lessons. It prompted education through residential universities. ये बहुत important contribution है, like Takshila, Nalanda, Vikramshila. The language of Pali and other local languages
were developed through the teachings of Buddhism, and it also promoted the spread of Indian culture in various Asian countries. That is it for today. Thank you so much for watching the video. Please do not forget to like, share, comment and subscribe to the YouTube channel. I hope आज का जो lesson है आपके लिए बहुत ही interesting रहा होगा. And please stay safe. अपना ध्यान रखिए. I'll see you in the next lesson.